जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डिजिटल अरेस्ट की धमकी से नहीं, डरने से जुड़ी है। देश में डिजिटल अरेस्ट अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग डिजिटल अरेस्ट के खतरे से डरे हुए हैं। लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां कभी भी वीडियो कॉल के जरिए लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है। लोगों को इन साजिशों का शिकार होने से अलर्ट किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या नेम है आपका? सर डिजिटल एज में जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, वहीं इसके बढ़ते इस्तेमाल ने साइबर क्रिमिनल्स की भी चांदी कर दी है। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका इजाद किया है। कभी भी ईडी, नारकोटिक्स, सीबीआई, क्राइम ब्रांच तो कभी ट्राई या किसी और एजेंसी के नाम पर लोगों को वीडियो कॉल कर धमकाते हैं कि उनका बेटा या बेटी किसी केस में फंस गया है या फिर उनके पार्सल में ड्रग्स निकली है, या ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है। ऐसा करके वे लोगों को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हैं और अधिकारी के रूप में डराकर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन अब भारत के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भारत में डिजिटल अरेस्ट के अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई, पुलिस, ईडी या दूसरी एजेंसियां वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती हैं। इस एडवाइजरी में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे घोटालों को अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी फर्जी कॉल करके खुद को सरकारी अधिकारी बताकर वसूली करते हैं। ऐसे मामलों की शिकायत हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट पर दर्ज करने की अपील की गई है। हाल ही में देश में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे साइबर अपराधियों की ठगी को समझा जा सकता है। अगर आगरा और इंदौर के मामलों की बात करें या पहले सामने आ चुकी ऐसी दर्जनों घटनाओं में बस एक चीज जो कॉमन थी वो था डर का मनोविज्ञान। इसे आप अपराध का वो तरीका कह सकते हैं जिसमें पुलिस किसी को थाने नहीं ले जाती, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स आपके फोन के जरिए आपका मानसिक उत्पीड़न करके आर्थिक चोट पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट वो गतिविधि है जिसमें आपको पुलिस वाला या कोई अथॉरिटी बनकर साइबर क्रिमिनल्स कॉल करेंगे। वो झूठा इल्जाम लगाएंगे या तो आप पर या आपके जान पहचान के लोगों पर, आपके परिवार वालों पर। साइबर क्रिमिनल्स पुलिस की पोशाक पहन के उनको नाटक करते हुए जो हमारे विक्टिम हैं उनको दिखाया जाता है, डराया जाता है कि सामने पुलिस है, और उस डर के चलते उनको धमकाया भी जाता है कि आप ये बात किसी को आगे नहीं बता सकती, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुकी हैं, आप बंद हो चुकी हैं, आप किसी को नहीं बताएंगी। और आगे जाकर ऐसे मामलों में पैसे की भी मांग की जाती है। यूपी के आगरा में एक शिक्षिका को ये कहकर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है। ये सुनकर एक मां दहशत में आ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है जिसमें साइबर क्रिमिनल ऑडियो या वीडियो कॉल करता है। वो खुद को अधिकारी बताते हुए पीड़ित को उनके घरों तक सीमित कर देता है। इस दौरान ठगी का शिकार किए व्यक्ति को घंटों बिठाकर रखा जाता है और अपराधी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आपको नुकसान पहुंचा देता है। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं। बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अशनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है।
आगरा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट को साइबर ठगों ने 1 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में की। फिलहाल क्राइम ब्रांच टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक फोबिया होता है, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से डर जाता है और भय की स्थिति में आने के बाद वो किसी फोरम पर शिकायत नहीं करता। ये कौन सी एजेंसी के नाम से करता है? इससे सीबीआई साइबर एजेंसी के नाम पे और एनसीबी के नाम पे इन्हें डराया गया, धमकाया गया और इनके साथ 71 लाख की ठगी की। यूपीएमपी ही नहीं, उत्तराखंड भी साइबर क्रिमिनल्स की ठगी से अछूता नहीं है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में राज्य में इन मामलों में 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड पुलिस साइबर यूनिट के एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप नोटिस से न डरे, चाहे वे असली ही क्यों न हो, और उसे नजदीकी थाने से जरूर वेरीफाई करें। अगर कभी आपको ऐसी कॉल आती है, क्योंकि जो भारत में नया कानून आया है उसके तहत अब आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से आपको नोटिस आएंगे, समन आएंगे, तो हो सकता है आपको सच में ऐसा कुछ नोटिस समन आ जाए। तो इसमें आवश्यक है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहां से वेरीफाई करें कि सर ये फला डिस्ट्रिक्ट या फला स्टेट ने मुझे एक नोटिस दिया। उस समय डील करने की जरूरत नहीं, उस समय आपको डायरेक्टली डील करने की जरूरत नहीं है। कंसर्निंग पुलिस स्टेशन उसको वेरीफाई करके दे देगी। जैसे हमारे यहाँ पे देहरादून में भी और रुद्रपुर में भी लगातार लोग आते रहते हैं जो हमारे साइबर पुलिस स्टेशन है, तो उनको हम वेरीफाई कर देते हैं कि सच में जेन्युइन है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो मैंने बात बोली कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत एसेंशियल है, कि लोग अवेयरनेस नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं जब उनको नया प्रकार का साइबर क्राइम स्ट्राइक करता है तो वहां भयभीत हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का ये जाल कितना खतरनाक है, उसे इस आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। बीते 10 साल में डिजिटल अरेस्ट के 65,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। अकेले 2023 में ही 30,000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। मेरठ से लेकर मॉरिशस तक लोग इस तरह ठगे जा रहे हैं। अब सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। गिरफ्तारी का डर दिखाकर व्यक्ति को घर में ही कैद कर लेते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधी सक्रिय हैं और वो लोगों को डरा धमकाकर उनके डिजिटल अरेस्ट होने की सूचना देते हैं। उसके पहले उनको स्वयं या उनके किसी विशेष संबंधी को ड्रग्स आदि में फंसे होने के बारे में बताते हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए घबराहट पर नियंत्रण रखें। कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, ना ही डिजिटली किसी व्यक्ति को इंटरोगेट किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को इंटरोगेट करना चाहती है तो उसको बाकायदा सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया जाता है और पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। अगर ऐसी कोई कॉल आए तो सावधान रहें, सतर्क रहें और शक होते ही फौरन फोन काट दें। इसके साथ ही अपने उसी या किसी दूसरे नंबर से पुलिस को फोन करें। ऐसे में जरूरी है कि अपनी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खुला जीत का खाता। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी नेता उत्साहित नजर आए। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी अलग अंदाज में दिखे। वो अभिनेता देवानंद की एक फिल्म का गीत गुनगुनाते नजर आए। अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पार्टी की जीत के रंग में रंग गए। वो जयपुर में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने खुद अपने हाथों से जलेबी बनाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चा में रही और नतीजों के दिन भी इसने काफी सुर्खियां बटोरी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 सीनियर डॉक्टरों ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी सीनियर डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए पद छोड़ा। जूनियर डॉक्टर वहां पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अनशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत के बीच आम आदमी पार्टी ने भी सुर्खियां बटोरी। दरअसल वहां आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया। डोडा सीट से पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 4,500 से ज्यादा वोटों से हराया। 10 तारीख 2 बजे, दिन के 2 बजे लोगों को बुलाएंगे सर। ठीक है, मैं आऊंगा पक्का। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो आपको भी। सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन न देने के आरोपों पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया। उसने रक्षा सचिव और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तलब कर लिया। अब इन्हें 21 अक्टूबर को निजी तौर पर पेश होना होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश की अवमानना को लेकर ये निर्देश दिए गए। फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जोसेफ हॉपफील्ड और ब्रिटेन के जेफरी एवरेस्ट हिंटन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। हॉपफील्ड और हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोज के लिए पुरस्कार मिलेगा। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हाथ को जनता का साथ मिलेगा, लेकिन जनता ने कमल पर भरोसा जताया और बीजेपी को जीत की हैट्रिक दिला दी। बीजेपी के कार्यकर्ता हरियाणा के चुनाव नतीजों पर जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी, जबकि हरियाणा में हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद के भीतर झांकने की सलाह दे रही है, तो वहीं केजरीवाल ने भी इशारों में कह दिया कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गई। हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हरियाणा विधानसभा के सारे अनुमान, एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने हरियाणा के इतिहास को बदलकर जीत की हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है कार्यपद्धति का,
वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। बीजेपी लगातार तीसरी बार वोटर्स का भरोसा जीतने में सफल रही। हरियाणा में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, पर बीजेपी की ये जीत कांग्रेस पचा नहीं पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री को इस जीत में कुछ खेल नजर आ रहा है। खबर है कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हो हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर। हमको सोचना होगा कि क्या हुआ, कहाँ पर कैसे रिजल्ट आए और उसका कारण क्या था और आगे के लिए उसकी रिपरकशन क्या है। ये तो सब पार्टी के अंदर बैठकर सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से हमें लेना होगा कि तीसरी बार जब हम स्वीप करना चाहते थे और स्वीप होना चाहिए था और लोगों की इच्छा थी, तो ये क्या कारण हुआ? क्या हमारे से कुछ कमी रही या भाजपा ने कुछ ऐसा खेल खेला? तो ये दोनों चीजों को हमें देखना। कांग्रेस ने पहलवानों के मुद्दे पर भी दांव खेला था। जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन को अपने हक में भुनाने के लिए विनेश फोगाट को उम्मीदवार भी बनाया था। विनेश तो जीत गई, पर हरियाणा के दंगल में कांग्रेस का दांव चल नहीं पाया। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। हरियाणा में 10 साल सरकार चलाने के बाद भी फिर से सत्ता पर काबिज होना बड़ी बात है। जनता ने तीसरी बार भी भरोसा दिखाया, ये बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस की हार के पीछे अंदरूनी कलह भी वजह हो सकती है, पर ये सब अब सिर्फ मंथन की बातें रह गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो सियासत की रवायत के मुताबिक ही सहयोगियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुद के भीतर झांकने की सलाह दे दी। केजरीवाल ने भी इशारों इशारों में कह दिया कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। एक जब माहौल बना हुआ था, एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, उनको अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा था कुछ महीनों पहले, तो ये सब जब सामने दिख रहा था, फिर ऐसा क्यों है कि आप विश्वास को वोट में नहीं बदल पाए? सो दोज आर थिंग्स व्हिच आई एम श्योर कांग्रेस पार्टी देखेगी। कैंडिडेट सिलेक्शन में हुआ या आपसी गुटबाजी में हुआ या जनता के बीच में जो आपने मुद्दे रखे थे उसको लेकर हुआ, क्या जो भी रहा होगा वो तो आंकलन करना ही पड़ेगा, असेसमेंट होना पड़ेगा। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। कांग्रेस के लिए राहत की खबर जम्मू कश्मीर से आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने वहां कमाल कर दिया। मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत तो बड़ी है, पर कांग्रेस वहां छोटे पार्टनर के तौर पर ही रहेगी। सियासत को करीब से समझने वालों का दावा है कि हरियाणा का नतीजा अगर कांग्रेस के पक्ष में आता तो इससे आने वाले चुनाव में भी फायदा होता, एक लहर बनती। पर अब मौजूदा नतीजों में बीजेपी को फायदा हुआ है और इस मोमेंटम को पार्टी आगे भी भुनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सहयोगियों के बीच कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल आई। सेंसेक्स 585 अंकों पर चढ़कर 81,635 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 217 अंक उछला, ये बढ़कर 25,013 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी दिखी। सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 400 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 78,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें स्थिर बनी रही, यानी चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 94,000 रुपए है। चीन की कार निर्माता कंपनी BYD ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार E-Max 7 को बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया। 6 और 7 सीटों वाली ये फैमिली इलेक्ट्रिक कार कई एडवांस फीचर से लैस है। कंपनी ने अपनी इस नई फैमिली इलेक्ट्रिक कार को 2 अलग वेरिएंट, प्रीमियम और सुपीरियर वेरिएंट में पेश किया है। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत करीब 27 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 530 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देता है। त्योहारी सीजन में टीवीएस ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा दिया। कंपनी अपनी मशहूर iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के चुनिंदा मॉडलों पर आकर्षक ऑफर दे रही है। कंपनी ने अपने इस स्कूटर पर करीब 30,000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की। ये फैसला महाकाल मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद के डिब्बों को लेकर है। महाकाल मंदिर समिति ने लड्डू प्रसाद पैकेट से मंदिर के शिखर और ओम की तस्वीर हटाने का फैसला लिया है। अब प्रसाद के डिब्बों की नई पैकिंग में मंदिर के शिखर और ओम की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। महाकाल मंदिर समिति ने यह कदम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उठाया। दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 24 अप्रैल 2024 को 3 महीने के भीतर लड्डू प्रसाद के पैकेट से ये तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया था। तब मंदिर समिति ने कोर्ट से और समय मांगा था, जिसके तहत उन्होंने पुराने पैकेट के स्टॉक खत्म होने की दलील दी थी। अब 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद नए पैकेट बनाने की तैयारी की जा रही है। महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी और दूसरे धार्मिक नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रसाद के पैकेट पर ओम और शिखर की तस्वीरें लगाना गलत है। उन्होंने याचिका में दलील दी थी कि ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि लोग इन खाली पैकेट्स को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जो कि धार्मिक दृष्टि से अनुचित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वैष्णो देवी मंदिर और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रसाद के पैकेट पर कोई चित्र नहीं होता, इसलिए महाकाल मंदिर को भी ऐसा ही उपाय करना चाहिए। महाकाल मंदिर की प्रबंध समिति की हाल में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि महाकाल मंदिर भी प्रसाद पैकेट पर धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करेगा। महाकाल मंदिर समिति के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हमारे हिसाब से जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है वो बहुत सही दिया है, क्योंकि जो पैकेट पे जो फोटो आ रही है शिखर की, तो वो अब हमारे धार्मिक मतलब हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। अब वो हम कहीं भी फेंकते हैं या कहीं भी मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो वो पैरों में आती है, उसका अपमान होता है और वो हमारे लिए बहुत गलत चीज़ होती है कि हम उसको मतलब हमारी धार्मिक भावनाओं से हम खेल रहे हैं। तो इसलिए बहुत सही चीज़ करी है हाईकोर्ट ने कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने दी और बचा के रखा है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम खुद बहुत दूर से आए हैं, दुर्ग क्षेत्र से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, और हमने भी यहाँ से भोग का प्रसाद लिया हुआ है, जिसमें भगवान के प्रसाद में उन्होंने महाकाल जी का चित्र को छापा हुआ है। और वो एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम प्रसाद है खा के लोग उसको यूज़ करके फिर फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं और लोगों के पैर लगते हैं, उसी को हम पूजा करते हैं और फिर उसमें ही पैर लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है कि उस चित्र को हटा देना चाहिए, वो बहुत
सही फैसला है। कोर्ट ने आदेश दिया है, बंद करवा दिया, मैं मान रहा हूँ बंद करवा दिया, लेकिन वो कुछ तो अच्छा ही किया ना, बंद करवा के अच्छा कर रहा है। अगर मैं भगवान को अपने हाथ से विनती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, बाद में उनको पैर से छूं, टच करूँ या गंदगी हाथ से टच करूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोर्ट जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, वो जो भी फैसला दिया बहुत अच्छा फैसला दिया। बिल्कुल सही फैसला लिया है इन्होंने। ये मंदिर का जो शिखर है वो पैरों में आ रहा है, वो हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हम प्रसाद खा के वो डिब्बा वो जो फेंक देते हैं, कचरे में जाता है, पैरों में आता है, तो ये सही नहीं है। इसको पास करना चाहिए बिल्कुल। हाँ, चित्र को हटाना जरूरी है, काहे कि चित्र रहने से क्या हुआ, लोग खा के इधर उधर फेंक दिए तो इस तरह उनका अनादर होगा। इसलिए हम इसके समर्थन में हैं कि आप उस चित्र को हटा ही दें। बिल्कुल सही फैसला है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु प्रसाद को ले जाते हैं वो कई कूड़े कचरे में डाल देते हैं, इधर उधर रोड पे डाल देते हैं, तो वो पैरों में आता है, तो हमारे धर्म को वो एक ठेस पहुंचती है। इसलिए हाईकोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। सहमत इस बात से मैं भी। उसमें ये लड्डू के जो पैकेट होता है वो हर कोई खा के कहीं भी फेंक देता है, रोड पे, डस्टबिन में, जो कि उसमें भगवान का फोटो रहता है, वो हम लोग का एक अनादर करना हुआ, तो उसने फोटो को एकदम उसको हटा देना चाहिए। व्हाट्सएप पर नया फीचर पेश। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलें डिजिटल गली। सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी A16 5G है। इसे 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। ये 3 रंगों में मिलेगा। इसकी कीमत लगभग 23,000 रुपए रखी गई है। हालांकि अभी ये भारत में लॉन्च नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम मंगलवार सुबह अचानक डाउन हो गया। इस दौरान कई यूजर्स ने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपनी शिकायत की। कई लोगों ने बताया कि वे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बाद में इस दिक्कत को सुधार लिया गया। व्हाट्सएप का नया फीचर पेश कर दिया गया। अब आप अपना चैट थीम बदल सकेंगे। इसके जरिए व्हाट्सएप चैट का पूरा लुक बदल जाएगा। इसमें आपको 20 तरह के अलग अलग रंगों की थीम मिलेगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात झांसी की उन जल सहेलियों की जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक मुश्किल काम कर दिखाया है। इन्होंने बरसों से अनदेखी का शिकार रही यहां की घुरारी नदी को महज 6 दिनों में पुनर्जीवित कर दिया। उनकी इस पहल की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है। ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। कुछ लोग ऐसे काम कर भी जाते हैं, जैसे झांसी की इन जल सहेलियों ने कर दिखाया। महज 6 दिन में इन्होंने न सिर्फ यहाँ की घुरारी नदी पर चेक डैम बनाकर लोगों का जीवन आसान किया, बल्कि लंबे समय से अनदेखी का शिकार रही इस नदी को भी पुनर्जीवित कर दिया। बड़े बड़े गड्ढे से पानी पूरा जा रहा था, तो उसी को पहले हम लोगों ने रोकने की कोशिश करी। तो हम लोगों ने बोरी बंद करके उसमें लगाया, तो हमारा थोड़ी पानी रुका, तो हमें सफलता प्राप्त होने का लगा कि अब हमारी कहानी पूरी हो जाएगी, हम इसको पानी को रोक पाएंगे। तो हम सब जल सहेलियों ने मिलके इस पानी को बोरी बंद करके ऊंचाई तक लाए, जो कि पानी बिल्कुल भी नहीं था, 1 फुट भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था, 1 ही फुट समझ था। तो हम लोग अपने गले तक पानी लाए हैं। उसमें पानी में घुस के एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोरी ले जाके हम लोगों ने, उस सब बहनों ने लगाई। हम कभी झांसी के लोगों के लिए जीवनदायिनी रही ये घुरारी नदी बेतवा की सहायक नदी है, जो झांसी के बबीना आर्मी कैंट के जंगलों से शुरू होकर मध्य प्रदेश के ओरछा में कंचन घाट में बेतवा नदी में मिल जाती है। 25 साल पहले तक ये नदी यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई का साधन थी। यहाँ पीने के पानी की जरूरत पूरी होती थी, लेकिन बाद में खनन माफियाओं ने इसे नुकसान पहुँचाया और जब इसकी धाराएं कमजोर पड़ी तो फिर लोगों ने इसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। हाल ये हुआ कि इसकी ऊपरी सतह जलकुंभी से पट गई। तब क्षीण हो चुकी घुरारी नदी के लिए वरदान बनकर आई ये जल सहेलियां, जिन्होंने एक सामाजिक संगठन की अगुवाई में नदी को फिर से उसका पुराना स्वरूप वापस दिलाने का जिम्मा उठाया और नदी में उतरकर अपने हाथों से जलकुंभी की सफाई करनी शुरू कर दी। बोरियों में मिट्टी भर भर कर लाईं और टूटे हुए चेक डैम को दोबारा बनाया ताकि पानी को पुनर्जीवन मिल सके। जब घुराई नदी का बताया गया कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पर नलकूप सभी सूख जाते हैं क्योंकि नदी का चेक डैम टूटा हुआ था, तो पानी की ज्यादा मात्रा पहुँच नहीं पाती थी।
तो हम सब बहनों ने मिलकर ये चेक डैम के बारे में जब ये सोचा हम लोगों ने और यहाँ पर मीटिंग की और हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने इसी माध्यम से बोरी बंधन के 1000 बोरी के मतलब उसका बंधन किया और उसमें हम लोगों ने चेक डैम पे लगाई। इनमें क्या है, अब खेती बाड़ी सभी हो रही है और जानवर भी बहुत पानी आनी पी रहे। वैसे पीएम मोदी ने भी इन महिलाओं के इस हौसले और जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र किया और इस बड़े काम के लिए उनकी तारीफ भी की। झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेक डैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। पीएम मोदी की हौसला अफजाई के बाद अब इनमें एक नया जोश है। अब ये बाकी नदियों की साफ सफाई और उन्हें पुनर्जीवित करने का संकल्प ले रही हैं। जब प्रधानमंत्री ने मन की बात से उनकी सराहना की तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि गोराई नदी नहीं बल्कि आसपास के जितने भी नदी तालाब और जो नदी तालाब होंगे उनको भी इस प्रकार वो जलकुंभी हटाएंगे और साफ करेंगे, जिससे कि वो पानी की जो समस्या से जूझ रहे हैं उनको उसका सामना न करना पड़े। प्रमोद कुमार, झांसी, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।